क्या कार्यक्रम है सर, आज के बारे में बताएंगे? ये कार्यक्रम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी पे एक वर्कशॉप है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो पटना के हैं या बिहार के हैं उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन और अर्ली रिकवरी के लिए वर्कशॉप प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में विश्व की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर समाना सैयद आएगी, तो ये प्रिविलेज है। और दूसरी एम्स पटना की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना श्रीवास्तव हैं और इसका ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सूर्या शंकर ने किया है उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये एक अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम है जो यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एक प्रशिक्षण देगा, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, हार्ट अटैक हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो, इसकी रिकवरी में फिजियोथेरेपी की बहुत अहम भूमिका है। और अगर इसमें ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल रहेंगे तो ऐसे सीरियस मरीजों की रिकवरी, खासकर पोस्ट कोविड एरा में जो बढ़ गई है संख्या, इसमें बहुत मदद मिलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। रीना श्रीवास्तव एम्स पटना में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। सर, एक सवाल लास्ट सर आपसे है कि जब लोगों को थोड़े थोड़े बहुत दर्द होते हैं बदन में, पैर में या कहीं पे दर्द होते हैं, तो उस वक्त लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बाजार में जो दवाएं आई हैं वो बहुत स्तर से टेस्ट होकर के आई है दवाएं। अब उसका दुरुपयोग करने से खराबी होता है। डॉक्टर के एडवाइस से अगर दर्द की दवा लेते हैं, वो एक सीमित समय के लिए देते हैं जिससे कि वो लाभ पहुंचाता है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही दर्द की दवा लेनी चाहिए। और जहाँ तक दर्द की बात आपने की है, तो वो हम लोग पोस्चर को मेंटेन करें। गलत पोस्चर के कारण दर्द बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल देखने की आदत है, और खास करके कोविड के समय में मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ। लोग गर्दन झुका करके मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, थाई पर रख करके तब ऐसे चलाते हैं। वो नहीं, करेक्ट पोस्चर में बैठना, करेक्ट पोस्चर में उठना, मतलब अपने लाइफ में डिसिप्लिन वर्ड को रखना। अब जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो आप इस तरह से बैठ गए, ये सही पोस्चर नहीं है। ये पूरा बैक को सपोर्ट लेके बैठे। अगर पढ़ते लिखते हैं तो वो टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़े। सोफा सेट पर अपने नहीं बैठे, गेस्ट के लिए हो सोफा सेट होता है। सोफा सेट पर बैठ करके नहीं पढ़े। सेंट्रल टेबल जो होता है वो बहुत नीचे होता है, तो उस पर लिखे पढ़े। तो ये सब चीजों का ध्यान, पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के साइंस में। और एक चीज और बोलना चाहेंगे, ये फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी साइंस जो है, ये 1967 में 67 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बी मुखोपाध्याय ने इंट्रोड्यूस किया और वो चला आ रहा है। उस समय में हम लोग समझते थे कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स का ही ये पार्ट है, लेकिन अब हमको समझ में आया, जैसे समाना मैम बता रही हैं, इससे पहले भी और लोग आए, तो वो हर क्षेत्र में इसका है, हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। और सही ढंग से इसके इंस्ट्रक्टर चाहिए। इसके लिए हम सूर्यशंकर कुमार को धन्यवाद देंगे। वो सबों को एक छत के नीचे ला करके और एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडिया देते हैं। और आप लोगों का ये सौभाग्य है कि हम अपना परिचय। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अभय कुमार जायसवाल, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, और वहाँ एकेडमिक इंचार्ज फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों भी। डॉक्टर समाना सैयद हूँ। आई एम अ ग्लोबल एजुकेटर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी थेरेपी में, और ये मेरा पटना में सेकेंड टाइम है जहाँ पे डॉक्टर सूर्यशंकर ने मुझे इनवाइट किया है। यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एडवांस ट्रीटमेंट, एक रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जो हॉस्पिटल सेटिंग या कोई भी लंग कंडीशन जैसे कि सीओपीडी, स्मोकर्स, आपको भी पता है कि कोविड के बाद तो पेशेंट्स का जो आपका जो लंग पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हार्ट केसेस ज्यादा हो गए हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट में आप एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट अप्लाई करके, एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके आप इन मरीजों को जितने जल्दी ठीक करके उनके नॉर्मल लाइफ पे ला सकते हैं या उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने में हेल्प कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा 2 दिन के प्रोग्राम का उद्देश्य है। और हमारे पास बहुत सारे फिजियोज आए हैं जो सारी ये हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, एक अच्छे प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करने के लिए ट्रेन हो रहे हैं 2 दिन से। एंड
बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ के इतने रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ने हमारे यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाया है। सो आई होप कि आफ्टर दिस वर्कशॉप जितने भी फिजियोज यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, वो हर एक मरीज जिनको फेफड़ों की बीमारी है या उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या वो कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है, उनको एक बेहतर इलाज दे पाएंगे। एंड डेफिनेटली हमने जब लास्ट टाइम भी वर्कशॉप लिया था उसके बाद हमें ट्रीटमेंट बच्चों के और फिजियोथेरेपिस्ट के ट्रीटमेंट में हमने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा था और वही उम्मीद हम इस बार भी कर रहे हैं। सूर्य शंकर जी के इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगी? हमेशा ये कुछ ना कुछ इस तरह का इवेंट करवाते रहते हैं। वेल सूर्य शंकर जी इंड्योरिंग वेलफेयर फाउंडेशन चलाते हैं एंड डेफिनेटली अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो बेस्ट चीज ये है कि ये पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट क्या आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंड्योरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंड्योरिंग रिहैब। बेसिकली हम लोग लगातार कई सालों से कंटिन्यू वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं अलग अलग टेक्निक को लेकर मैं बिहार में करवाता रहा, तो इसमें अलग इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो हमेशा मेरी यही प्रयास रहती है कि आगे हमेशा वो चीज़ें यहाँ पे दे सके, अलग अलग टेक्निक्स दे सके, ताकि वो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो और जल्दी से वो हॉस्पिटल से घर जाए या फिर अपने जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है रिहेबिलिटेशन, वो जल्दी से रिहेबिलिटेट होकर वो पुनर्वस्था में आ जाए और फिर अपना नॉर्मल लाइफ जिए। हमारी यही प्रयास है। कहाँ से ट्रेनर लोग सब लोग आए तो हैं? ये दिल्ली से भी है, कोलकाता से भी है, यूपी से भी है, लखनऊ, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट से भी हैं। कोई खास ऐसा बात जो आज इस इवेंट में निकल के सामने आ रहा है जो लोगों को फायदा पहुंचे फिजियोथेरेपी के ये जरिए? कोविड के बाद जो है लंग्स बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद का रिहेबिलिटेशन के लिए अगर हम लोग का यही पहले भी मैंने करवाया था लेवल 1, तो लेवल 2, आज लेवल 1 लेवल 2 दोनों का वर्कशॉप है। तो कल भी हुई है, आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि वो जल्दी से रिकवर कर पाए और वो चीज़ें अलग अलग टेक्निक मुझे मिल रही है और हम सभी को लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इवन सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल। देते हैं, पूरा कोर्स खिलाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा फायदा उनको होता है एक्सरसाइज के बाद। और ये जो पल्मोनरी एक्सरसाइज है ना, इसमें बहुत मशीन की जरूरत भी ज्यादा नहीं है, ना खर्चे की जरूरत है। सिर्फ कैसे फूकना है, कैसे सांस देना है, प्राणायाम करके, जैसे अगर हम लंबा सांस लेते फुलाते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे जाता है, वो मजबूत होता है। तो पूरा फुलाना है, कितना फुलाना है, कितना देर करना है, ये सब चीज की जानकारी, कब सांस छोड़ना है, कब सांस देना है, ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं और इसकी जानकारी बहुत जरूरी है सभी मरीजों को, जो खास करके। और आज के समय में 10% आबादी श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित है, बहुत बड़ी आबादी है। और पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। और खांसी जैसे देखते हैं, पुराना खांसी हो रहा है, COPD हो रहा है और पोस्ट कोविड तो है ही। तो इस तरह के मरीज काफी हैं जिनको की पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जो खुद से घर में भी कर सकें। छोटा सा डिवाइस लेके, पीक फ्लो मीटर लेके भी बहुत सा अपना पता कर सकते हैं कि मेरा फेफड़ा कितना काम कर रहा है। और इन सब बातों की ये मास लेवल में पहुंचाना है कि फेफड़े का इलाज जो है सिर्फ दवाई नहीं है, दवाई तो एक एस्पेक्ट हुआ, दूसरा एस्पेक्ट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी है। अब और इसका ना शरीर के अन्य हिस्सों में भी बहुत उपयोग है, जैसे मान लीजिए ठेहुना का दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द। अब ठेहुना का दर्द है, ज्वाइंट घिस गया है, तो आप उसको ज्वाइंट को नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके उसके ऊपर नीचे बाएं दाएं के मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि ठेहुना का वेट वो मसल और ये सब मिलके कवर करे। तो बहुत राहत मिलता है, मतलब कई साल पेशेंट इसको खींच सकते हैं अच्छे से करके। धन्यवाद। इधर कर जा रहा है, ये इक्विपमेंट के माध्यम से एक्सरसाइज करना है या फिर और क्या ये तरीका है, क्या योगा उसमें सार्थक होगा? अगर हम योगा और एक्सरसाइज की बात करें तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से एवरी पर्सन को जो भी है उसको हम योगा के काबिल बनाते हैं कि वो योगा में हर तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं कि जब हम बीमार हों तभी फिजियोथेरेपी करेंगे। आप नॉर्मल रूटीन में आप लोग भी सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस हैं, सांस की लंबी गहरी सांसें कैसे लेनी, जैसे सर ने बताया। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताऊँगी कि जब कोविड टाइम था, कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो लंग
लंग की, चेस्ट की प्रॉब्लम आई, तो उस टाइम भी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाया है कि हर एक मरीज को, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आए हों हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी जरूरी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जिसके लिए मैं डॉक्टर सूर्यशंकर को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समाना मैम को यहाँ बुलाया और डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ आईसीयू में ही नहीं बल्कि हमारी जो वार्ड में एडमिटेड पेशेंट होते हैं, हम उनमें भी चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, पेशेंट को एक्टिवली कर सकता है। उसके बाद ओपीडी बेसिस जो पेशेंट आते हैं, ओपीडी में भी हम पेशेंट को जो घर में होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम वो ओपीडी में भी पेशेंट को बताते हैं, और जिसके डेफिनेटली रोज करने से पेशेंट की लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और आने वाले टाइम में अगर वो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित भी होता है तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है। अपना परिचय। मैं रीना श्रीवास्तव एम्स पटना में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। सर एक सवाल लास्ट सर आपसे है कि जब लोगों को थोड़े बहुत दर्द होते हैं, बदन में पैर या कहीं पे दर्द होते हैं, तो उस वक्त लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, बाजार में जो दवाएं आई है वो बहुत स्तर से टेस्ट होकर के आई है। अब उसका दुरुपयोग करने से खराबी होता है। डॉक्टर के एडवाइस से अगर दर्द की दवा लेते हैं, वो एक सीमित समय के लिए देते हैं, जिससे कि वो लाभ हो जाता है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो वो डॉक्टर के सलाह से ही दर्द की दवा लेनी चाहिए। और जहाँ तक दर्द की बात आपने की है, तो वो हम लोग पोस्चर को मेंटेन करें। गलत पोस्चर के कारण दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल देखने की आदत है, और खास करके कोविड के समय में मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। लोग गर्दन झुका करके मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, थाई पर रख करके तरह से चलाते हैं, वो नहीं। करेक्ट पोस्चर में बैठना, करेक्ट पोस्चर में उठना, मतलब अपने लाइफ में डिसिप्लिन वर्ड को रख सकते। अब जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो आप इस तरह से बैठे, ये सही पोस्चर नहीं, ये पूरा बैक को सपोर्ट लेके बैठे। अगर पढ़ते लिखते हैं तो वो टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़े। सोफा सेट पर अपने नहीं बैठे, गेस्ट के लिए हो सोफा सेट होता है। सोफा सेट पर बैठ करके नहीं पढ़े। सेंट्रल टेबल जो होता है वो बहुत नीचे होता है, तो उस पर लिखे पढ़े। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के साइंस में। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, ये फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी साइंस जो है, ये 1967 में 67 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बी मुखोपाध्याय ने इंट्रोड्यूस किया और वो चला रहा। उस समय में हम लोग समझते थे कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स का ही ये पार्ट है, लेकिन अब हमको समझ में आया, जैसे समाना मैम बता रही हैं, इससे पहले भी और लोग आए, तो वो हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है और सही ढंग से इसके इंस्ट्रक्टर चाहिए। इसके लिए हम सूर्यशंकर कुमार को धन्यवाद देंगे, वो सबों को एक छत के नीचे